चलो भाई, मेंटेनेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है? मेंटेनेंस के अंदर हम जो भी छोटे से छोटा कोई चेंज अगर हम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मेंटेनेंस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक व्हीकल लिया, उस व्हीकल को लेके मैंने उसको यूज किया फॉर एग्जांपल 2 to 3 months। यूज करने के बाद अब उसमें मैंने कहा कि चलो भाई इसमें थोड़ा सा काम करवाते हैं और इसको रेनोवेट करवाते हैं एक तरीके से, या इसके अंदर कुछ चेंजेस करवाते हैं, या अगर कोई चीज खराब हो गई है उस चीज को सही करवाते हैं, तो दैट थिंग इज नोन एज मेंटेनेंस। ठीक है, टोटल हमारे पास प्रोग्राम के अंदर कितने टाइप की मेंटेनेंस होगी? 4 टाइप की मेंटेनेंस होती है। एक है करेक्टिव, परफेक्टिव, एडॉप्टिव और प्रिवेंटिव। तो ये कितने टाइप की मेंटेनेंस है भाई हमारे पास? 4 टाइप की मेंटेनेंस है। यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, चलो अब एक एक करके समझते हैं कि भाई हमारे पास जो भी मेंटेनेंस है वो क्या काम कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। करेक्टिव मेंटेनेंस में अगर हमारा जो भी प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक प्रोग्राम कोड है, इस प्रोग्राम कोड के अंदर क्या चीज आ रही है? एरर आ रहा है, विच वी ऑल्सो कॉल्ड बग। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में क्या आ रहा है भाई? एरर आ रहा है या फिर बग आ रहा है। इस बग को रिमूव करने को हम क्या बोलेंगे? इस बग को रिमूव करने के लिए हम कौन सी मेंटेनेंस करते हैं? करेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। सो बेसिकली करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर हमारे पास क्या काम हो रहा होगा? डीबगिंग हो रही होगी। ठीक है, करेक्टिव मेंटेनेंस में हमारे पास क्या काम होता है? डीबगिंग हो रही होती है, जिस जो कि जो भी एरर हमारे पास आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, उस एरर को हम क्या कर रहे होंगे भाई? रिमूव कर रहे होंगे। सो रिमूवल एरर। ठीक है, रिमूवल ऑफ एरर हो रहा होगा, विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज डीबगिंग। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई, करेक्टिंग एनी एरर ड्यूरिंग इट्स यूज। सो करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होगा? करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर जब तक हम उस प्रोग्राम को यूज करें, तो जो भी उसके अंदर एरर आएगा उस एरर को करेक्ट करने को या उस एरर को रिमूव करने को हम क्या बोलेंगे? करेक्टिव मेंटेनेंस। यहाँ तक कोई मसला? देखो, मेंटेनेंस हमेशा हम कब करेंगे? आफ्टर लॉन्च। ठीक है, यहाँ पे लिखिए ना ड्यूरिंग यूज। ड्यूरिंग यूज का क्या मतलब है? कि लॉन्च हमने कर दिया है, लॉन्च करने के बाद अब जो भी काम होगा, जो भी चेंजेस होंगी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मेंटेनेंस। लॉन्च होने से पहले सारा का सारा काम हमारे पास मेंटेन टेस्टिंग में आएगा और चेंजेस में आएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अमेजोन है। ठीक है, हमारे पास क्या है भाई? अमेजोन है। अमेजोन में कोई ग्लिच आता है, या ट्विटर है, ट्विटर पे कोई ग्लिच आता है, तो अब होगा क्या? होगा ये कि भाई उस ग्लिच को जैसे ही हम करेक्ट करेंगे या उस बग को वहां से रिमूव करेंगे, दैट विल बी नोन एज करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई परफेक्टिव मेंटेनेंस पे। परफेक्टिव मेंटेनेंस हम क्यों करते हैं? परफेक्टिव मेंटेनेंस करने का रीजन ये होता है कि भाई जो भी हमारा प्रोग्राम है, अगर ये प्रोग्राम कोई भी टास्क कंप्लीट करने में, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या करता है? एडिशन करता है। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या करता है? एडिशन करता है। और ये एडिशन करने के अंदर कितने मिनट्स लेता है भाई? 10 मिनट्स लेता है। ठीक है, जो कि ज्यादा है। अब मैंने कहा कि भाई मुझे इसको क्या करना है? कम करना है। इस 10 मिनट्स को क्या करना है? कम करना है, ताकि जो यूजर है उसका टाइम इसके अंदर कम लगे मेरे प्रोग्राम में। तो अब मैं इसको अगर रिड्यूस कर रहा हूँ 5 मिनट्स के अंदर, तो दिस थिंग इज नोन एज परफेक्टिव मेंटेनेंस। कि मैंने क्या किया? अपने प्रोग्राम को और ज्यादा एफिशिएंट कर दिया। ठीक है, मैंने अपने प्रोग्राम को क्या किया? और ज्यादा एफिशिएंट कर दिया। ठीक है, सो परफेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है? हम अपने प्रोग्राम कोड को एफिशिएंट बना रहे होते हैं।
इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई हमारे पास? इसकी डेफिनेशन होगी इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोग्राम ड्यूरिंग यूज। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या आ गई? हमारी डेफिनेशन आ गई। यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वी हैव एडॉप्टिव टेस्टिंग, एडॉप्टिव मेंटेनेंस। एडॉप्टिव मेंटेनेंस के अंदर हमारे पास क्या काम हो रहा होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने एक गेम बनाया, या फिर मैंने कहा कि भाई हमारे पास एक एप्लीकेशन है फेसबुक। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक एप्लीकेशन है फेसबुक। अब मैंने कहा कि भाई मुझे इस फेसबुक के अंदर क्या चीज लेकर आना है? न्यू फीचर लेकर आना है। ठीक है, मैंने कहा भाई मुझे इस फेसबुक में क्या चाहिए? न्यू फीचर चाहिए। ठीक है, मैं क्या हूँ? मैं इसका क्लाइंट हूँ। या फिर मैंने कहा फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का ओनर कौन हूँ? मैं हूँ। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इस प्रोग्राम के अंदर एक नया फीचर। इस नए फीचर को जैसे जैसे हम टाइम गुजरते के साथ लेकर आएंगे अपने प्रोग्राम में, तो होगा क्या? उस चेंज को, उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? उस चेंज को हम बोलते हैं एडॉप्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स के जैसे जैसे हम कोई नया फीचर लेकर आए अपने प्रोग्राम में या अपनी एप्लीकेशन के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर, जैसे जैसे हम कोई नया फीचर लेकर आते हैं या कोई नई चीज लेकर आते हैं, दैट इज नोन एज एडॉप्टिव मेंटेनेंस। ये बात क्लियर हुई? तो इन सिंपल वर्ड्स इसको हम कैसे लिखेंगे? ब्रिंगिंग न्यू फीचर्स इन आवर प्रोग्राम ड्यूरिंग यूज। और इसकी जो डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन, वो क्या होगी? ऑल्टरिंग अ प्रोग्राम सो दैट इट कुड परफॉर्म न्यू टास्क। ठीक है, अपने प्रोग्राम को चेंज करना, ऑल्टर करना, ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो नए टास्क या फिर कुछ नया करे। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी टेस्टिंग, कितनी मेंटेनेंस हो गए? 3 मेंटेनेंस हो गए। अब आते हैं अपने फोर्थ मेंटेनेंस के ऊपर, दैट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम अपने प्रोग्राम को इस तरीके से मेंटेन कर रहे होते हैं या चेंज कर रहे होते हैं उसके अंदर, कि जो हमारा प्रोग्राम है वो अनस्टेबल ना हो, या फिर इन शॉर्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश ना करे। इस टाइप की मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अपने प्रोग्राम को इस तरीके से मेंटेन करना कि किसी भी सिचुएशन में हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या ना करे? क्रैश ना करे। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये चीज समझ आई?
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी टाइप की मेंटेनेंस हो गई? टोटल 4 टाइप की मेंटेनेंस हो गई। सबसे पहली करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव में हम क्या कर रहे थे? डीबगिंग कर रहे थे, अपने जो भी प्रोग्राम के अंदर एरर आ रहा था उसको क्या कर रहे थे? करेक्ट कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। परफेक्टिव में क्या कर रहे थे? परफेक्टिव के अंदर हम अपने प्रोग्राम को और ज्यादा एफिशिएंट कर रहे थे, ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो ज्यादा से ज्यादा तेज काम करे, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। एडॉप्टिव में क्या कर रहे थे? हम न्यू फीचर्स को लेकर आ रहे थे अपने प्रोग्राम के अंदर। प्रिवेंटिव में क्या कर रहे थे? हम अपने प्रोग्राम को क्रैश करने से रोक रहे थे या बचा रहे थे। ठीक है, सो वी आर डन विद मेंटेनेंस, वी आर डन विद टेस्टिंग। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अगला टॉपिक हमारा है टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा में हमारे पास कितने टाइप के टेस्ट डेटा हैं? हमने वैसे भी ओ लेवल के अंदर एक चीज पढ़ी हुई है कि वी हैव टोटल 4 टेस्ट डेटा। सबसे पहला है हमारे पास नॉर्मल टेस्ट डेटा। सेकंड वी हैव एबनॉर्मल टेस्ट डेटा। थर्ड वी हैव एक्सट्रीम टेस्ट डेटा। एंड फोर्थ वी हैव बाउंड्री टेस्ट डेटा। ठीक है, सो स्टार्टिंग अप विद नॉर्मल टेस्ट डेटा। नॉर्मल टेस्ट डेटा के अंदर हमारे पास क्या होता है? नॉर्मल टेस्ट डेटा, ठीक है, आई वुड बी राइटिंग टेस्ट डेटा एसटीडी। नॉर्मल टेस्ट डेटा के अंदर हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल टेस्ट डेटा के अंदर सबसे पहली चीज, जो भी हमारी वैल्यू है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक रेंज के अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास एक लिस्ट है, या एक मेरे पास रेंज है 10 से लेकर, कहा कि भाई जो भी बंदा मुझे अब इनपुट देगा तो मैं क्या करूंगा? उसमें से नॉर्मल टेस्ट डेटा को फिगर आउट करूंगा, या फिर मैं चेक करूंगा कि कौन सा डेटा मेरे पास नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है, कौन सा एक्सट्रीम है, कौन सा बाउंड्री है। ये मेरे पास रेंज आ गई मेरे टेस्ट डेटा। तो अगर मैंने कहा कि भाई इस रेंज के अंदर डाटा है, यानी 10 से 100 के बिटवीन में मेरे पास कोई सी भी वैल्यू आ जाती है, तो वो मेरे पास क्या कंसिडर्ड होगी? एज नॉर्मल वैल्यू कंसिडर्ड होगी, और ये क्या होगी? एक्सेप्ट भी करी जाएगी। ठीक है, इसको मैं क्या कर लूंगा? एक्सेप्ट कर लूंगा, यानी जो सी भी वैल्यू इस रेंज में है वो ऑब्वियसली क्या होगी? एक्सेप्टेड होगी। दैट वैल्यू या दैट डेटा वुड बी नोन एज नॉर्मल टेस्ट डेटा। ये बात आ जाएगी। तो नॉर्मल टेस्ट डाटा हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल टेस्ट डाटा हमारे पास वो वैल्यू होगी जो कि एक रेंज के, जो गिवन रेंज है उसके अंदर होगी, और साथ ही साथ एक्सेप्ट हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रेंज दी हुई है 0 से लेकर 1000। सो जो भी वैल्यू मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू आ गई वैल्यू 1, 10, और एक मेरे पास वैल्यू आ गई वैल्यू 2, दैट इज 1500। ठीक है, तो भाई अब मेरे पास नॉर्मल टेस्ट डाटा कौन सा है? ये वाला। और ये क्या है भाई? मेरे पास नॉर्मल टेस्ट डाटा नहीं है।
ठीक है, इस टेस्ट डाटा को हम क्या बोलेंगे वो भी अभी हम समझते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज ये वाला जो डाटा है ये मेरे पास क्या कहलाएगा, नॉर्मल टेस्ट डाटा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्ट हो रहा है और ये हमारे पास किसके अंदर है, रेंज के अंदर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रेंज के अंदर है तभी क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। ये हमारे पास रेंज के बाहर है, ठीक है, हमारी जो रेंज है उसके अंदर ये लाई नहीं करता। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टेड। अब आगे बढ़ते हैं भाई। सेकंड इज एबनॉर्मल टेस्ट डाटा। एबनॉर्मल टेस्ट डाटा के अंदर हमारे पास क्या होगा, एबनॉर्मल टेस्ट डाटा के अंदर हमारे पास नॉर्मल डाटा का क्या होगा, ऑपोजिट होगा। नॉर्मल डाटा में क्या होता है कि वो वैल्यू जो कि हमारे पास रेंज में है और एक्सेप्ट हो रही हो, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, वो वैल्यू जो मेरे पास रेंज के अंदर है और एक्सेप्ट हो रही है, वो क्या होगी, मेरे पास नॉर्मल टेस्ट डाटा में आई। अब वो टेस्ट डाटा जो कि मेरे पास रेंज के बाहर है, ठीक है, आउट ऑफ रेंज है और रिजेक्ट हो रहा है, वो डाटा क्या कहलाएगा, वो डाटा कहलाता है एबनॉर्मल टेस्ट डाटा। सो वैल्यू या टेस्ट डाटा दैट इज आउट ऑफ रेंज एंड रिजेक्टेड, ये डाटा क्या कहलाता है हमारे पास, एबनॉर्मल टेस्ट डाटा, जो कि क्या हो, रेंज के बाहर हो और साथ ही साथ रिजेक्टेड हो। इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई मेरे पास रेंज वही है, 0 से लेकर 1000। वैल्यू 1 मेरे पास क्या है, 100। वैल्यू 2 मेरे पास क्या है, 1500। तो भाई वैल्यू 100 मेरे पास क्या होगी, नॉर्मल टेस्ट डाटा में आएगी। ठीक है, दोनों मेरे पास टेस्ट डाटा है, वैल्यू 100 मेरे पास किस में आएगा, नॉर्मल के अंदर आएगा। और वैल्यू 2 मेरे पास किसके अंदर आएगी, एब के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि ये इस रेंज के क्या है, बाहर है। ठीक है, जो मेरी गिवन रेंज है इससे क्या है भाई, बाहर है। चलो अब आते हैं अगले टेस्ट डाटा के ऊपर। अगला टेस्ट डाटा है हमारे पास एक्सट्रीम टेस्ट डाटा। एक्सट्रीम टेस्ट डाटा में हमारे पास क्या होगा, एक्सट्रीम टेस्ट डाटा में ये वो टेस्ट डाटा होगा जो कि हमारे पास क्या हो, बिल्कुल रेंज के एंड में हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रेंज है 0 से लेकर 1000 तक की। तो जो भी डाटा मेरे पास 0 से करीब है, फॉर एग्जाम्पल 0.5, 0.1, इस टाइप के जो मेरे पास डाटा है, या फिर जो मेरे पास 1000 से करीब है, 999.9, 999, 998, इस टाइप के जो डाटा हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम टेस्ट डाटा। यानी वो डाटा जो कि हमारे पास हमारी जो रेंज है उसके बिल्कुल या तो स्टार्ट में आए, या फिर क्या आए भाई, हमारी रेंज के बिल्कुल एंड पर आए। ठीक है, उस टाइप के डाटा को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टेस्ट डाटा। लेकिन हमारी रेंज के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, हमारी रेंज के अंदर ही होना चाहिए इस टेस्ट डाटा को। दो सॉर्ट ऑफ टेस्ट डाटा आर कॉल्ड एक्सट्रीम टेस्ट डाटा। ये बात क्लियर होगी। हाँ, डेसिमल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। दो सॉर्ट ऑफ टेस्ट डाटा आर कॉल्ड एक्सट्रीम टेस्ट डाटा। फॉर एग्जाम्पल
ठीक है, ये क्या है भाई, ये भी हमारे पास रेंज के अंदर है, 0 से 1000 की रेंज में है, और बिल्कुल एंड पर है, ठीक है, बिल्कुल लिमिट पर है। और ये भी हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट लिमिट पर है, और 0 से 1000 की रेंज के अंदर है। तो ये दोनों हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये दोनों हमारे पास कहलाएंगे एक्सट्रीम डेटा, टेस्ट डेटा। आगे बढ़ते हैं भाई बाउंड्री डेटा की तरफ। टाइम फॉर बाउंड्री टेस्ट डेटा। बाउंड्री टेस्ट डेटा में हमारे पास क्या होगा, ये वो टेस्ट डेटा होगा जो कि हमारे पास या तो लार्जेस्ट हो या तो स्मॉलेस्ट हो, और ये हमारी रेंज के क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। सही है, बाहर होना चाहिए या फिर अंदर भी हो सकता है। तो टेस्ट डेटा, बाउंड्री टेस्ट डेटा हमारे पास वो टेस्ट डेटा है जो कि हमारे रेंज के बिल्कुल, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेंज आ गई, ये हमारे रेंज के बिल्कुल बाहर होना चाहिए या फिर बिल्कुल हमारी रेंज के अंदर होना चाहिए। इस टाइप के टेस्ट डेटा को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री टेस्ट डेटा। कैन बी एक्सेप्टेड और कैन बी रिजेक्टेड बाय प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, हमारा बाउंड्री टेस्ट डेटा होगा। इसकी एग्जांपल भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 1000। ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, बाउंड्री टेस्ट डेटा। क्यों, क्योंकि भाई ये हमारे पास आउटसाइड रेंज है, और ये भी हमारे पास क्या है, और ये भी हमारे पास क्या है, आउटसाइड अवर रेंज। सिमिलरली ये हमारे पास क्या है, इनसाइड अवर रेंज, और ये भी हमारे पास क्या है, इनसाइड अवर रेंज। सही है, तो ये वाले क्या होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये बाउंड्री है तो ये बाउंड्री डाटा टाइप पे आएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये लिमिट पर है। ठीक है, क्योंकि ये लिमिट पर है तो ये बाउंड्री डाटा टाइप पे आएगा, बाउंड्री टेस्ट डाटा पर आएगा। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये लिमिट पर है। तब भी ये किस में आएंगे, बाउंड्री टेस्ट डाटा में आएंगे। बाउंड्री टेस्ट डाटा समझ आ गया। हाँ, इट कुड बी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। ठीक है, लेकिन इसको हम इस सेंस में बोल सकते हैं कि भाई ये नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों होना चाहिए, कि ये हमारी रेंज के बिल्कुल स्टार्ट या एंड पर हो। यानी या तो इस साइड पर हो या तो इस साइड पर हो। ये ना हो कि भाई हमारे पास 50 लिखा हुआ है तो ये हमारे पास बाउंड्री में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज हमने जो है ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया।